हेलो डियर फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं भरत कुमार और हमेशा की तरह आज महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री, वैसे अगर बात करें ये टॉपिक किनके लिए है तो एक तो इम्पोर्टेंट होता है BA सेकेंड ईयर के लिए है, क्योंकि इसमें ये पेपर फर्स्ट में आता है। इसके अलावा ये बाकी और भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट साबित है, क्योंकि अगर हमें पढ़ना है ब्रिटिश प्रधानमंत्री को तो जैसे पता होगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री की जब बात आती है तो हमारे भारत की शासन व्यवस्था की तरह ही है, यानी वास्तविक प्रधान, क्योंकि देश की कार्यपालिका शक्ति यहाँ ब्रिटेन में सम्राट के पास होती है, लेकिन उस शक्ति का वास्तविक प्रयोग है वह प्रधानमंत्री करता है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो ब्रिटेन में मंत्रिमंडलीय सरकार के अंदर अगर हम बात करें तो इस मंत्रिमंडलीय सरकार में प्रधानमंत्री का जो रोल है ना, प्रधानमंत्री जिस तरह से काम करता है ब्रिटेन की सरकार के अंतर्गत, इसका जो वास्तविकता है कार्य करने की, उस अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की सरकार है। किसकी सरकार है? प्रधानमंत्री की सरकार है। यानी इतना महत्वपूर्ण ये पद है, वो कार्यशील हो जाता है अपने प्रभाव और महत्व के कारण। अब बात करते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इनकी नियुक्ति कैसे होती है। हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और इसके बाद शक्ति वगैरह काफ़ी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करता है या कैसे होती है। जैसे अपने भारत की प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री सिंपल सी बात है, क्योंकि भारत की संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से ही ग्रहण किया गया, तो काफ़ी चीज़ें लगभग हूबहू मिल जाती हैं। अब बात है यह है इनकी नियुक्ति। तो नियुक्ति को अगर आप ध्यान से समझें तो सेम टू वैसी दिखेगी, क्योंकि नियुक्ति है वो सम्राट के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सम्राट के द्वारा लोक सदन में, सम्राट के द्वारा लोक सदन में बहुमत प्राप्त दल से ही PM को चुना जाता है। तो सम्राट के द्वारा नियुक्ति होती है, लेकिन अगर हम देखें तो सम्राट के पास ये पावर उसके स्वविवेक से नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि ब्रिटेन का जो लोक सदन है, इसमें जिस भी पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा उन्हीं पार्टी के अंदर से इन्हीं में से एक व्यक्ति है वह प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये अपना डिसीजन ले लेते हैं और इसकी फॉर्मेलिटी है वो सम्राट करता है। तो ये सिस्टम रहता है। और बात करें कि 20 में सम्राट ने स्वविवेक का भी प्रयोग हुआ था। स्वविवेक का मतलब अगर मान लीजिए किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता था तो उस दौरान यानी परिस्थितियाँ बदलती गई। अब सम्राट के पास तो बिल्कुल नाम मात्र की शक्तियाँ रह गई है। अगर बात करें तो 1963 की एक बात है, जिसे अगर आप याद रखें 1663 की, 1963 नहीं 1663 की, तो उस 1663 तो काफ़ी दूर हो जाएगा। अपन बात करते हैं सीधा सा 1963 की ही बात करते हैं ताकि वो कन्फ्यूज नहीं रहेगा। तो 1963 की अगर बात करें तो जब हैरोल्ड मैकलिन ने त्यागपत्र दिया था, जब इस शख्स ने त्यागपत्र दिया ब्रिटेन की महत्वपूर्ण पद से, तो मैकलिन का स्पष्ट उत्तराधिकारी न होने के कारण एलेक एडलस होम को, किसको? एलेक एडलस होम, जो कौन थे? लॉर्ड सभा के प्रमुख थे होम को, तो इनको प्रधानमंत्री पद है वो प्रदान किया गया। तो इस तरह से अब ये हुआ कि यहाँ पर लोक सदन की कोई फिक्स नहीं रखी गई व्यवस्था, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे ये सिस्टम हो गया कि जो प्रधानमंत्री होगा वह निर्वाचित ही होगा, क्योंकि इस तरह से स्वविवेक शक्ति को भी प्रभावित कर दिया गया। और बात ये रखी गई कि जो भी प्रधानमंत्री होगा, ठीक है ना, जो प्रधानमंत्री होता है वह प्रधानमंत्री क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री है वो सदस्य होना चाहिए किसका? संसद का सदस्य होना चाहिए। किसका होना चाहिए? सदस्य संसद का होना चाहिए। तो ये व्यवस्था एक महत्वपूर्ण होती गई और फिर आने वाले समय में प्रधानमंत्री संसद से ही होगा, ये रखा गया। और इसके बाद अब ये फिर पूछा गया कि प्रधानमंत्री किससे हो? लोक सदन से हो
या लॉर्ड सभा से हो। ठीक है, तो फिर ब्रिटेन में दो ही दल हैं, अनुदार दल और मजदूर दल। तो इन दोनों दलों के अंदर से ही हर बार प्रधानमंत्री कभी इस पार्टी का होता है, कभी इस पार्टी का होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे ये व्यवस्था आ गई कि प्रधानमंत्री लॉर्ड सदन से इन दोनों में से किसी से भी हो सकता है, लेकिन वो एक संसद का सदस्य होना चाहिए। तो इस तरह प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वह अब सिर्फ सम्राट के हाथों एक फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे जिस दल को बहुमत होता है वही दल से पीएम चुना जाता है। इसलिए बस अब फाइनली ये ध्यान रखिएगा कि वही प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त होता है जिसको बहुमत प्राप्त हो लोक सदन यानी संसद के अंतर्गत, और ये लोकसभा के अंतर्गत प्राप्त हो, अपने यहाँ पे कहेंगे लोक सदन, तो वो ही बनेगा। अब यहाँ पे जब बारी आती है कि प्रधानमंत्री पद का क्या इनके संविधान में जिक्र किया गया है, प्रधानमंत्री पद का इनके संविधान में जिक्र किया, हमारे तो बिल्कुल किया गया है कि अनुच्छेद 74 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को कार्यपालिका परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। लेकिन ब्रिटिश संविधान की अगर बात करें तो उसमें इस पद के बारे में कोई व्यवस्था नहीं, यानी अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद की अनौपचारिकता है, अनौपचारिकता। अब इस मीन्स को समझिए। इस मीन्स का कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री पद की विशेषता यह है कि इसके पीछे कोई कानूनी आधार नहीं है। क्या नहीं है? कोई कानूनी आधार नहीं है। न कोई ऐसा कानून है कि भाई प्रधानमंत्री एक पद है जो होना चाहिए, ऐसा सिस्टम एक नियम नहीं बना हुआ है। तो फिर ये प्रधानमंत्री पद कैसे ब्रिटेन में आया, ठीक है, वो हम बात करेंगे। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि प्रधानमंत्री पद की स्थापना संसद के द्वारा नहीं की गई। तो हम ये लिखेंगे या समझेंगे कि इस पद की व्यवस्था संसदीय नियम में नहीं है, संसदीय नियम में भी नहीं है। ठीक है, फिर ये पद कैसे चलन में आया? जब ये बात आती है तब मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री पद का जिक्र कहाँ से होता है, क्योंकि न तो इसका कानूनी आधार है और न ही इस पद की कोई व्यवस्था की गई है। तो बात करते हैं हम ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम के समय से। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम के समय थे, उनके समय ये अपनी जो कार्यकारिणी होती थी, यानी कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल हुआ करता था, तो उसमें उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ आना उचित नहीं है, मैं भाग नहीं लूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ही एक प्रतिनिधि हो, वो आपके मंत्रिमंडल के कार्यों को चलाए, यानी इस समिति को चलाए। या फिर कहें कि जो सम्राट की एक मंत्रिपरिषद हुआ करती, तो सम्राट उसमें न जाकर अपने प्यादे को वहाँ पे रखा उस मंत्रिमंडल कार्यकारिणी को चलाने के लिए। ठीक है, तो फिर जॉर्ज प्रथम के द्वारा मंत्रिमंडल कार्यवाही को चलाने के लिए ये सिस्टम रखा गया कि एक पदाधिकारी नियुक्त किया जाएगा। तो इसने एक पदाधिकारी व्यवस्था की शुरुआत की। इसकी पदाधिकारी कि भाई मेरी उपस्थिति में हो या अनुपस्थिति में यही व्यक्ति है वह इस मंत्रिमंडल के कार्यों का, यानी मेरी ओर से मंत्रिमंडल के कार्यों का दायित्व है वो संभालेगा। तो इस तरह से बात करते हैं, ये वो दौर था 1721 जब पहली बार ये नहीं पता था कि ये प्रधानमंत्री है, लेकिन इसने जो शुरुआत की वह प्रधानमंत्री एज ए पद के रूप में थी। तो उस समय ब्रिटेन का पहला जो प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं वो था वॉलपोल। कौन था? वॉलपोल यहाँ पे नियुक्त किया गया, अगर आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा अपने एक पदाधिकारी को बनाया जो मंत्रिमंडल की कार्यवाही को चलाएं। तो इस तरह से चलन में आया वॉलपोल, ये एक पदाधिकारी जो मंत्रिमंडल को चलाने वाला था। लेकिन प्रधानमंत्री पद के रूप में एक व्यवस्थित स्थिति बनी। व्यवस्थित स्थिति का अगर हम बात करें कि ये एक प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, ये पहला प्रधानमंत्री था, ठीक है, पीएम पहला प्रधानमंत्री हो गया। लेकिन फिर इस पद का सर्वप्रथम उल्लेख, क्योंकि ये देखो कहीं उल्लेख नहीं था, तो इस पद के उल्लेख की बात कब आई? तो 1778 का वो दौर था जब इस पद पर इसी तरह से कोई व्यक्ति काम करे थे, तो उन्होंने अपने आप को एज ए प्रधानमंत्री घोषित किया। तो 1778 की बात है, अपने 1878 की बात है जब लॉर्ड बीकंसफील्ड
बीकन्सफील्ड, लॉर्ड बीकन्सफील्ड ने जब ये उस दायित्व को संभाल रहे थे, बीकन्सफील्ड ने बर्लिन संधि पर हस्ताक्षर करते हुए राजकीय कोष का प्रथम लॉर्ड इंग्लैंड का प्रधानमंत्री घोषित किया, यानी इसने अपने आप को पीएम घोषित किया। तो तब से यह व्यवस्था यानी कहते हैं ना परंपरा बन गई। ब्रिटेन एज प्रधानमंत्री है वह न तो कोई कानूनी आधार पर न संसदीय नियम में है, बट ये एक नियम बन गया और तब से यानी अब से इस दौरान से अब प्रधानमंत्री व्यवस्था है धीरे धीरे प्रचलन में आने लगी और धीरे धीरे इनके पास अधिकार भी आने लगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री है वह किस तरह से नियुक्त होता है, इसके बाद प्रधानमंत्री की क्या औपचारिकता है वो हमने देखी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको पता हो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं और ये चीज़ें आपकी और भी क्लियर होती जाएगी। अब जो भी समझा रहा हूँ ना तो आप सभी अच्छे हैं समझने में, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप क्या करें, आप इसको नोट भी करें। क्या करें? नोट करें, ताकि क्या हो आपके एग्ज़ाम में काम आ सके। अब बात करें कि ये जो पद है इनके लिए वेतन व्यवस्था क्या है, वेतन भत्ते के बारे में क्या व्यवस्था की गई है। तो जो प्रधानमंत्री पद पे होता है उसके अगर वेतन की बात करें तो ध्यान रखना है 1,63,418 वार्षिक पौंड। इनकी जो ब्रिटेन की जो मुद्रा है वो पौंड में है। तो इस तरह से इनकी ये सैलरी होती है 1,63,418 पौंड। और इसी तरह से बात करें तो इनके अधिकारी के लिए यानी इनको उनके खर्चे के लिए 10,000 वार्षिक पौंड वेतन निर्धारित किया गया है। लेकिन जब अस्तित्व बदलता गया, समय बदलता गया और प्रधानमंत्री पद को और गरिमापूर्ण बनाने के लिए इसको इसके पद की वरीयता यानी ये ब्रिटेन में सम्मान के तौर पे कौन से पद के रूप में आता है, तो 9वें नंबर के रूप में आता है। सम्राट के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले सम्राट होता है वरीयता के रूप में, फिर इसी तरह से 9वें नंबर पर आता है प्रधानमंत्री। इसके अलावा इसके भत्ते भी दिए जाते हैं, भत्ते यानी यात्रा सुविधा वगैरह, पेंशन वगैरह, तो ये इसके भत्तों के अंदर काउंट हो जाता है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसकी शक्ति और कार्य के ऊपर कि प्रधानमंत्री के पास क्या शक्तियाँ और कार्य होती हैं, वो आप ध्यान रखिए। अगर कार्यकाल की बात करें तो आपको पता होगा कार्यकाल 5 साल का ही होता है, जैसे अपने भारत की व्यवस्थाओं को देखें वैसे ही होता है। तो जब ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब महत्वपूर्ण समझते हैं जो अपना नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि इसके पावर कार्य वगैरह क्या है। ठीक है, वो हम समझते हैं। पीएम पद के लिए ही पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना है इनके हम कार्य या हम कहें इनके पास इस पद के रूप में क्या शक्तियां हैं, तो हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे और समझेंगे कितना महत्वपूर्ण है। वैसे अगर आपको बता दें तो जैगनिस ने संपूर्ण संविधान की आधारशिला बताया है पीएम को। क्या कहा है जैगनिस ने? संपूर्ण संविधान की आधारशिला एक याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। जैगनिस ने ब्रिटिश पीएम को संपूर्ण संविधान की आधारशिला बताया है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब बात करते हैं इसका पॉइंट के रूप में, तो पहला वो है मंत्रिमंडल का निर्माण। मंत्रिमंडल का निर्माण, बिल्कुल आपको ध्यान होगा यहाँ पे व्यवस्था भारतीय व्यवस्था की तरह ही है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति तो आपको पता है कौन करता है, सम्राट करता है, ब्रिटिश सम्राट। ठीक है, लेकिन कौन व्यक्ति है वो मंत्री बनेगा तो इसके रूप में यानी पीएम की सलाह पर ही सम्राट मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। तो इसका मतलब आप समझ गए, इसका मतलब सम्राट की यहाँ पे फॉर्मेलिटी है, कौन मंत्री होगा, ठीक है ना, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करेगा प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री के कहे अनुसार ही मंत्रिमंडल का निर्माण होता है।
इस तरह से वास्तविकता यही है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद ही ये पावरफुल व्यवस्था बनती है। और इसका मतलब हम ये कहें तो मंत्रिमंडल का निर्माता किसे कहेंगे? मंत्रिमंडल का निर्माता है वो प्रधानमंत्री को कहेंगे। ठीक है, बारी आती है दूसरी, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। कार्य संचालन का मतलब हम कह सकते हैं कि बैठकें करना, ठीक है ना। बैठकों के अलावा जैसे बार बार अधिवेशन होते हैं, या हम अगर कहें कि मंत्रिमंडल की बैठक के अलावा उसका सभापतित्व करना, समय समय पर बैठकें होती है, जब बैठकें होती है तो उसका सभापतित्व करना हो, या मंत्रिमंडल के नियंत्रण को लेकर हो। तो ये इस तरह से मंत्रिमंडल का कार्य संचालन का काम, उसके सभापतित्व या मंत्रिमंडल पर नियंत्रण का काम हो तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और बात करें नेक्स्ट कि मंत्रिमंडल का अंत, तो मंत्रिमंडल का अंत भी किसके अकॉर्डिंग होता है? प्रधानमंत्री की यानी पीएम की सिफारिश पर सम्राट द्वारा किया जाता है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी अगर बात करें कि अगर कहीं भी कोई व्यवस्था हो या मंत्रिमंडल का भंग करना हो तो राष्ट्रपति है वो अपनी मर्जी से नहीं करता है, वह प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। ज़्यादा स्थिति गड़बड़ हो तो बात अलग है, अदरवाइज हम यही कहते हैं कि मंत्रिमंडल का अंत करना हो तो पीएम की सिफारिश पर ही ये काम हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें 4 नंबर है शासन पर नियंत्रण। प्रधानमंत्री की शक्ति है शासन पर नियंत्रण। शासन पर नियंत्रण का मतलब कैसे? तो जैसे बात समझे कि लॉस्की ने कहा है, अगर लॉस्की की बात करें या हम सीधा सा पॉइंट पे बढ़े तो सिद्धांत रूप में देश का शासन प्रमुख राजा है, किंतु व्यवहार में प्रमुख शासन के सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो वास्तविक प्रधान कौन होता है? पीएम होता है। तो इसलिए जितनी भी गतिविधियां हैं या शासन के ऊपर जो भी प्रभावशाली कार्य होते हैं वह प्रधानमंत्री के द्वारा ही होते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे जब वास्तविक प्रधान पीएम है तो शासन पर उसका नियंत्रण भी रहता है, किस तरह की गतिविधियां कौन सी संस्थाएं आयोग है किस तरह से काम कर रहे हैं। और इसके अलावा फिर बात करें परराष्ट्र संबंधों का संचालन। परराष्ट्र संबंधों का यानी विदेशी संबंध। तो विदेशी संबंध अगर हम बात करें तो सम्राट के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी सम्राट के नाम पे किया जाता है। लेकिन अगर बात करें आपको सिंपल से, अगर मैं नॉर्मली बताऊं कि किसी देश से समझौता करना है, मंत्रिमंडल राष्ट्रमंडल हो या और भी कोई मंडल हो, किसी दूसरे राष्ट्रों से उसके बारे में गतिविधि करनी है, कोई सम्मेलन में जाना है, कोई अध्यक्षता करनी है, कोई लीडरशिप है या अपने देश का प्रतिनिधित्व करना है, तो वो सम्राट करता है। लेकिन सम्राट हर जगह नहीं होता है। और इसके अलावा हम ये भी बात करें कि अगर कहीं किसी संबंधों को आगे बढ़ाना है यानी विदेशी संबंधों के बारे में, तो वो पूरा काम धाम प्रधानमंत्री के बात में होता है। जो पूरी रणनीति है वो मंत्रिमंडल बनाती है, और मंत्रिमंडल किसके निर्देशन में बनाती है? प्रधानमंत्री के। और उस की फॉर्मेलिटी है वो राष्ट्रपति के नाम पे होती है, लेकिन उस परराष्ट्र संबंधों को वास्तविक संचालन है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। और नेक्स्ट बात करें तो आपको पता होगा लोक सदन, जो निम्न सदन है इनका, लोक सदन का नेतृत्व, ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जैसे हमारा प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, वैसे ही इनकी लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री खुद होता है। लोकसभा के बहुमत दल के नेता होने के नाम पर ये जो प्रधानमंत्री है वह शासन प्रमुख के साथ साथ लोक सदन के नेता के रूप में भी कार्य करता है। और प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन का कार्य भी करता है। तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो ये काफ़ी प्रभावशाली होता है, क्योंकि ये उसका नेतृत्व भी करता है, ये उसके व्यवस्थापन कार्य में सहयोग भी करता है, व्यवस्थापन कार्य भी करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ वो है कि यह जो प्रधानमंत्री है वह मंत्रिमंडल एवं सम्राट के बीच कड़ी का काम करता है।
किसका काम करता है? सम्राट के बीच कड़ी का काम। बिल्कुल ये चीज़ तो आपको पता होगी, क्योंकि मंत्रिमंडल किसी भी योजनाओं की, व्यवस्थाओं का, कानूनों का निर्माण करने के कार्य के लिए उत्तरदायी होती है, और वह किसके निर्देशन में करती है? प्रधानमंत्री के। तो मंत्रिमंडल के किए गए कार्यों को प्रधानमंत्री के द्वारा सूचित किया जाता है। प्रधानमंत्री को अगर किसी मंत्री से मिलना है तो मतलब सम्राट को अगर किसी मंत्री से कुछ प्रश्न पूछना है तो वो सम्राट प्रधानमंत्री के जरिए पहुंचता है। या अगर ब्रिटेन में किसी मंत्री को अगर सम्राट के साथ मिलना है, कुछ भी मंत्रणा करनी है, तो पहले प्रधानमंत्री से परमिशन लेगा। तो यानी दोनों के बीच पूरी शासन व्यवस्थाओं को देखें तो दोनों के बीच जो प्रधानमंत्री होता है वो कड़ी का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? कड़ी का कार्य। इसके अलावा प्रधानमंत्री एक राष्ट्र नायक के रूप में भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ब्रिटिश का प्रधानमंत्री नेतृत्व भी करता है। तो राष्ट्रीय देशों के संबंधों की बात हो या बात करें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधित्व की बात हो, या फिर राष्ट्र के एक प्रमुख नेता की बात करें, तो सभी लीडरशिप के रूप में प्रधानमंत्री ही कार्य करता है। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आज हमने ब्रिटिश प्रधानमंत्री और उसकी शक्तियों को देखने समझने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसके लिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो लेते हैं विदा आपसे, दोबारा जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए सब्बा खैर। थैंक यू।